दिस लेक्चर दैट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में समझेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होता है। प्लैंक ने अपनी जो थ्योरी क्वांटाइजेशंस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो थ्योरी दी थी, जिसको हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी में देख चुके हैं कि उसने ये थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के स्टडी करने के बाद दी थी। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या था और इसने कैसे मैक्सवेल की थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया, फेल कर दिया। तो व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, तो पहले ये है देखेंगे। रेडियो एनर्जी और एमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली इन डिस्क्रीट यूनिट्स। तो प्लैंक की जो कॉन्सेप्ट था कि कोई भी रेडिएशंस एमिटेड होता है या एब्जॉर्ब होता है वो एक डिस्क्रीट यूनिट में होता है। डिस्क्रीट यूनिट का मतलब है इट इज़ ए डिसकंटिन्यूस इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड फोटॉन्स। सो फोटॉन्स के फॉर्म में वो प्रोड्यूस है, इट इज़ नॉट ए कंटिन्यूस एनर्जी है। मैक्सवेल जी कह रहे थे कि एनर्जी कंटिन्यूस होती है, लेकिन यहाँ जो एनर्जी आफ्टर स्टडिंग द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एनर्जी कंटिन्यूस नहीं, ये एनर्जी डिसकंटिन्यूस होता है और वो भी एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसको एक्सपेरिमेंट्स में देखेंगे कि ये कैसे इस चीज़ को प्रूव कर पाया गया। दिस इज़ ए वन ब्लैक बॉडी, ये एक हमारा सॉलिड बॉडी है और इस एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर इसको हम हीट करते हैं या रखते हैं। कोई भी बॉडी को अगर हम ऐसे भी रखेंगे, किसी भी बॉडी को फाइनाइट बॉडी को रखेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ रेडिएशन निकलता ही है। टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ऊपर होना चाहिए, 1 केल्विन 2 केल्विन 100 केल्विन कुछ भी टेम्परेचर होना चाहिए, उससे वो रेडिएशंस निकलता ही है। कंडीशन से कोई सॉलिड बॉडी होना चाहिए। तो ये एक सॉलिड बॉडी है, एक टेम्परेचर पर रखा हुआ, उसमें कई सारे वेवलेंथ निकल रहे हैं। तो ये वेवलेंथ है, ये इज रिटन हियर वेवलेंथ λ1 λ2 λ3 4 5 6 7। तो दिस इज अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ इज प्रोड्यूसिंग बाय द सॉलिड बॉडी। तो इसमें कोई वेवलेंथ ज़्यादा होगा, कोई वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी, इससे अधिक होगी, किसी की वैल्यू कम होगी, तो कोई किसी कम हो सकती, किसी ज़्यादा होगी। तो ये मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू दी गई है पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो when soil heated the emits radiation of wide range temperature, ये वाइड रेंज टेम्परेचर को हीट कर गई है। तो इसको और अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या होता है। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि हर टेम्परेचर की एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर होता ही है। नाउ ऑन फर्दर हीटिंग व्हाट विल हैपन। सो आई हैव टेकन वन एग्जांपल आयरन रॉड। जैसे आयरन रॉड के केस में ये देखा गया कि अगर उसको फर्नेस में रख के हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एक आयरन की एक पार्टिकुलर वेवलेंथ होगी, पार्टिकुलर टेम्परेचर पर उसकी वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ होगी, हीट करने पर उस वेवलेंथ पर क्या असर होता है। सो सी हियर ऑन हीटिंग फर्स्ट आयरन विल बी कन्वर्ट इनटू डल रेड कलर। ये सबसे पहले डल रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद में ये डल रेड से मोर रेड, इसकी कलर और ज़्यादा और भी अधिक रेड हो जाएगी। और भी हीट करेंगे, फिर से हीट करने पर उस आयरन में से वाइट कलर के रेडिएशंस ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाएंगे। और अगर फिर से उसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया तो वो टेम्परेचर वाइट से ब्लू रेडिएशंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले ये रहा डल रेड, फिर रेड हो गया, फिर वाइट हो गया, फिर ब्लू रेडिएशंस हो गया। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में इसका एक अपना वेवलेंथ था, पर लेकिन यहाँ पर उसका वेवलेंथ चेंज कर गया, यहाँ भी चेंज कर गया, यहाँ चेंज, मतलब कोल्ड से ये हमारा अगर हम हॉट पे ले जाते हैं तो वेवलेंथ इसका घटने लगता है, हायर टेम्परेचर में इसका घटने लगता है। यानी कि उस टेम्परेचर पर उस पार्टिकुलर जो उसकी जो वेवलेंथ होगी सबसे ज़्यादा होगी उस इंटेंसिटी पर। तो इससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, एंड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द स्क्वायर। उस समय फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशंस उस पर वो इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डल रेड हो गया, डल रेड हो गया तो उसमें इसकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। एनर्जी बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर टेम्परेचर को चेंज कर देंगे तो यहाँ पर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड चेंज कर जाएगा। दिस वाज द लॉ गिवन बाय देम। सो फ्रॉम दिस experimental results it was made a conclusion that radiation emitted from the lower frequency to higher frequency। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डल रेड है तो ये होगी आपका लोअर फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इसका ब्लू रेडिएशन से हाई फ्रीक्वेंसी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फ्रीक्वेंसी लोअर से हाई हो गया, तो लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का उसमें के फॉर्म में हम देख सकते हैं।
ब्लैक बॉडी, ये हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स है। तो उसको हमें ड्रॉ किया गया, व्हाट इज ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी एक एज्यूम किया गया कि इस ब्लैक बॉडी इज बॉडी आइडियल फिजिकल बॉडी दैट कैन एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिगार्डलेस ऑफ फ्रीक्वेंसी और एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ब्लैक बॉडी क्या करता है कि एक आइडियल बॉडी है, आइडियल फिजिकल बॉडी एक सॉलिड बॉडी है विच कैन एब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सिर्फ एब्जॉर्ब ही नहीं करता, ये एमिट भी कर सकता है। जो एमिट करेगा तो उस समय हम इसको ब्लैक बॉडी ना कह के वाइट बॉडी कहते हैं। तो अदरवाइज यू कैन कॉल वाइट बॉडी ऑल्सो और ब्लैक बॉडी ऑल्सो। तो इसका दूसरा नाम वाइट बॉडी दिया गया है, अदरवाइज इसको हम ब्लैक बॉडी को नॉर्मली दोनों तरफ से आज के डेट में यूज़ करते हैं। It is an ideally physical body that can absorb, not only absorb, it can emit all incident electromagnetic radiation regardless of frequency and angle of incidence। तो इस ग्राफ में हम देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, ये वाला एग्जांपल जिसमें कि हम बता चुके हैं कि आयरन रॉड डल रेड से वाइट ब्लू रेडिएशंस कैसे एमिट करने लगा एक अलग अलग टेम्परेचर पर। उसको स्टडी करने के लिए डायग्राम है, दिस इज़ द इंटेंसिटी और ये हमारा वेवलेंथ है। दिस इज़ द वन पार्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ टेम्परेचर जो कि हमारा लो टेम्परेचर हम मानते हैं, जैसे कि हमारा 3000 केल्विन है। तो इस टेम्परेचर पर इसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, इस टेम्परेचर पर ये हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गया। हमारा इस मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेवलेंथ ये है, कुछ लैम्डा है इस 3000 केल्विन पर। अब क्या करना है कि इसकी टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं। तो अगर बढ़ाने के बाद 4000 केल्विन पर जाता है तो व्हाट विल हैपेंस, इसका जो वेवलेंथ है वो क्या होगा आपका, वो घटेगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो इस पर इसका कुछ पॉपुलर वेवलेंथ हमारा होगा, वो हमें मिलेगा मैक्सिमम वेवलेंथ उसका इंटेंसिटी का ये मिलेगा। अगर फिर से टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फिर वो क्या होगा आपका इंटरमीडिएट पे, तो उस टेम्परेचर पर एक हम पार्टिकुलर मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगा। देन अगेन अगर फिर से हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट इंटेंसिटी विल गेट अगेन मैक्सिमम वेवलेंथ। तो ये जो मैक्सिमम वेवलेंथ हर एक अलग टेम्परेचर पे आ रहा है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है उस पार्टिकुलर टेम्परेचर के लिए। लेकिन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उस टेम्परेचर पर जो हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ होगा उसको हम विन्स ने मैथमेटिकली न्यूमेरिकली ये डिस्कवर किया कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/T, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स। एंड he removed the proportionally constant, he used this value b as a proportionally constant। तो lambda max is equal to b/T, b की जो वैल्यू दी गई इसने 2.9 × 10⁻³ केल्विन मीटर, एंड lambda max मैक्सिमम वेवलेंथ इंटू टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। ये इसका एक रिलेशनशिप बन गया, ये कांस्टेंट रहेगा तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ घटेगा, वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर, ये एक रिलेशनशिप न्यूमेरिकली डिफाइन किया गया। तो ब्लैक बॉडी क्या है आपका, कोई भी रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब कर सकता है, किसी भी रेडिएशन नहीं एब्जॉर्ब ही नहीं, वो रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। तो दे आर द परफेक्ट एमिटर्स और यू कैन से दे आर द परफेक्ट एब्जॉर्बर्स ऑफ द रेडिएशंस। और वो एब्जॉर्ब करेगा तो यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब करेगा किसी भी डायरेक्शंस में। दिस इज ब्लैक बॉडी। व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस? ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होगा कि व्हेन ब्लैक बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब ये ब्लैक बॉडी जो कि किसी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर रहा है और इंसिडेंट कर रहा है। कंडीशन इज दैट ब्लैक बॉडी शुड बी आइडियल, एंड व्हेन दिस ब्लैक बॉडी इन थर्मल इक्विलिब्रियम्स एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करते हैं तब उस रेडिएशंस को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ब्लैक बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में कम रहेगा। हमारे पास सपोज एक बीकर है जिसमें कि हॉट वाटर है, एक दूसरा बीकर जिसमें हमारा कोल्ड वाटर है। हॉट वाटर है, कोल्ड वाटर है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। एक हमारे पास थर्ड बीकर है, उस थर्ड बीकर में हम एक हॉट वाटर को और कोल्ड वाटर को दोनों को एक साथ रख दिए। तो थर्ड बीकर में जब दोनों हॉट वाटर और कोल्ड वाटर जाएंगे तो हॉट वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो कोल्ड वाटर के होने की वजह से उसका टेम्परेचर घटता जाएगा। जो हमारा कोल्ड वाटर है उसका टेम्परेचर हॉट वाटर होने की वजह से बढ़ता जाएगा। तो दोनों का जो मास होगा वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर आगे रुक जाएगा। उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन इस्टेब्लिश हो जाएगी। दैट इक्विलिब्रियम कंडीशन इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। तो उस थर्मल इक्विलिब्रियम में जो हमारा बॉडी आइडियल है, फिजिकल है, मतलब आइडियल बॉडी है, उस बॉडी को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। और उस समय वो जो ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन एमिट करेगा दैट रेडिएशन इज कॉल्ड एज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो ये थर्मल इक्विलिब्रियम पर ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट करता है या फिर एब्जॉर्ब भी कर सकता है।
This concept, why this happens, why on increasing temperature, why wavelength was changing. सो ये रेडिएशंस हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जो हमारा वेव थ्योरी है गिवन बाय द मैक्सवेल, इससे हम इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. दिस कंसेप्ट कैन बी ओनली एक्सप्रेस्ड इफ यू टेक द न्यू कंसेप्ट लाइक क्वांटम विच इज चूजन बाय मिस्टर प्लैंक हाइपोथेसिस. सो प्लैंक हाइपोथेसिस इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने के बाद उसने नया कंसेप्ट दिया और इस कंसेप्ट को हम आगे के एटॉमिक मॉडल्स में यूज़ करने के लिए यूज़ करेंगे कि एटम्स की जो निकलने वाली जो एनर्जी है, द एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द एटम इज़ नॉट ए कंटिन्यूस, रादर इट इज़ ए discontinuous, is a discrete energy, and this discrete energy is quantized energy, which is very useful, and this is useful in calculation of other problems.